हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें आज हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों के बारे में। सबसे ज़्यादा अगर दिल्ली सल्तनत में चर्चित जो हस्ती है वो हम जानते हैं कि दो लोग सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। एक मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी नीतियों के लिए हमेशा चर्चा में रहा, जो हमेशा असफल रहा, और दूसरा व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी। अब कहोगे सर पहले अलाउद्दीन खिलजी को रखना चाहिए, दूसरे बार मोहम्मद बिन तुगलक, क्रम से वो आए हुए। लेकिन चर्चा के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति मेरे हिसाब से वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन उससे कम नहीं है अलाउद्दीन खिलजी अपनी नीतियों को लेकर के। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे भारत को पहली बार एक अनोखे तरीके से जीता, मध्यकाल में साम्राज्यवाद की नींव रखी, बड़े स्तर पर प्रशासनिक सुधार किए, राजस्व के सुधार किए, और सबसे बड़ी चीज अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए उसने आर्थिक नीतियां बनाई। इसीलिए कुछ लोग, कुछ इतिहासकार, कुछ लोग उसे कहते हैं कि वह एक आर्थिक विशेषज्ञ था। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसकी आर्थिक नियंत्रण की, बाजार नियंत्रण की नीति के आधार पर कि क्या वास्तव में वो एक आर्थिक विशेषज्ञ था या नहीं था। इन सभी पहलुओं की आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले उसकी बात जो करेंगे, ध्यान रखना, उसकी जो मुख्य नीति है बाजार नियंत्रण की नीति, जिसमें बाजार नियंत्रण की नीति यानी कि क्यों लाई गई, उसके क्या क्या उपाय किए गए, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, ये हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या वह एक वास्तव में आर्थिक विशेषज्ञ है या नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट सबसे पहले तो हमको यही जानना पड़ेगा कि उसने अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए आर्थिक नीति से संबंधित क्या क्या नीतियां बनाई थी या क्या क्या उपाय किए थे, जिसकी वजह से उसको विशेषज्ञ कहना या ना कहना हम चर्चा का विषय बना हुआ है। ओके, तो चलिए फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप में से जो सभी छात्र 2026 के प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए स्टडी IQ ने अपना एक 100 डेज के लगभग 100 से 150 दिन के आसपास, 100 दिन के आसपास का एक SIP प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। एज यूजुअल जैसे हम लोग पहले भी करते थे, अभी भी, जिसमें हम आप लोगों को 2026 के लिए क्रैश कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। और नवंबर बैच है, जिसमें 10 तारीख से यानी कि मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और मंडे से जो क्लास स्टार्ट हो रही है, इसमें 2 तरह के बैच रहेंगे, गोल्ड 4,999 रुपये में और प्लेटिनम 6,999 में। लेकिन इसके लिए आपको यूज करना होगा MK लाइव कोड। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या रहेगा। देखिए, इसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जितने भी हैं प्री के लिए, उन सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको डिस्कस किया जाएगा, जो इस समय आपके हॉट हैं और सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। सभी फैकल्टीज उसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। साथ के साथ डेली बेसिस पर आपका टेस्ट रहेगा, डेली बेसिस पर वीकली टेस्ट रहेगा, जिससे कि आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर सके। साथ के साथ आपके इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ इसमें रहेगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको 5,000 या 7,000 रुपए में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो 2026 के लिए कमर कस करके बैठ जाइए और इसको फटाफट ऑप्ट कीजिए। MK लाइव कोड के साथ में इसको कंप्लीटली इसको ज्वाइन करिए और तैयारी शुरू करिए। फाइनल टच दीजिए, जिससे कि एक तरीके से रिवीजन फाइनल टच के साथ हो सके विद करंट अफेयर्स सब कुछ। ओके, ध्यान रखिएगा। और प्रतिज्ञा बैच 2027-2028 के लिए तो है ही। ये बैच आपका 12 तारीख से शुरू हो रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 2027-2028 के लिए भी। और 27 का बैच आपको मिल रहा है MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 8,999 रुपये में। ये ध्यान रखिएगा। बाकी किसी तरह की कोई भी डाउट हो तो मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। और मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करके अभी आप सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मटेरियल यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बाजार नियंत्रण नीति आपकी अलाउद्दीन खिलजी। पहला टॉपिक तो यही बनता है कि आखिर उसकी बाजार नियंत्रण नीति क्या थी, क्यों लागू की, किस प्रकार लागू की और उसके क्या परिणाम हुए। ये 4 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे और वो हमें जानना जरूरी है। देखिए, सिंपल सा अगर हम यहां पर चर्चा करें तो बाजार नियंत्रण नीति क्या है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक निरंकुश शासक है, तो वो अपनी निरंकुशता को बनाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है और साथ के साथ वह अपनी साम्राज्यवादी जो सोच है उसको बनाए रखना चाहता है। साम्राज्यवादी निरंकुशता को बनाए रखना और साम्राज्यवादी सोच को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, बाजारों का एक नियंत्रण करने की एक नीति अपनाई। बाजारों का नियंत्रण की नीति, यानी कि इसके अंतर्गत उसने 2 काम किए थे। एक तो बाजारों का स्तरीकरण किया, बाजारों का स्तरीकरण किया यानी कि उसकी कैटेगरी बनाई, और दूसरी तरफ प्रत्येक वस्तु की कीमत तय कर दी, प्रत्येक वस्तु की कीमत फिक्स कर दी, निर्धारित कर दी। यानी कि एक तरीके से हम कहें तो अलाउद्दीन खिलजी की निरंकुशता और साम्राज्यवादी सोच को पूरा करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण की नीति बनाई थी, जिसमें बाजारों की कैटेगरी बनाई गई और सभी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी गई थी। ये थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति। और इतने में आपने एक तरीके से इंट्रोडक्शन भी समझ लिया है। यही है इंट्रोडक्शन, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजों को समेट देना। और इस तरीके से हम पॉइंट फॉर्म में, चार्ट में इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, जान भी सकते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि क्या है कि उसने पूरे अपने साम्राज्य में प्रत्येक वस्तु का जो बाजार है उसको निर्धारित किया और वस्तु की कीमतें निर्धारित कर दी, और किसी ने उसको अगर बदलने की कोशिश की, कुछ और करने की कोशिश की, तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। उसने बहुत सारी चीजें की। बात आती है कि किस लिए, क्यों, तो केवल 2 चीजों के लिए, निरंकुशता और साम्राज्यवादी सोच के लिए। यस, मूल उद्देश्य तो यही था। तो यहां पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं कि आखिर उसने ये सब क्यों किया था। व्हाई ही स्टार्टेड द मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, पहली बात तो यह है कि स्थिति क्या थी। देखिए, सबसे पहली चीज, उसके राज्य में महंगाई थी। महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति की स्थिति थी, को नियंत्रित करना। अब कहोगे ऐसा क्यों, उसे कैसे पता चला? एक्चुअली में देखिए, उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था शासक बनने से पहले, और देवगिरी से आक्रमण करने के बाद अपने ससुर को मार दिया, शासक को, राजा को, सुल्तान को। और कड़ा मानिकपुर से लेकर के दिल्ली तक उसने अपने आप को शासक सिद्ध करने के लिए जो विरोधी थे उनको खूब सारा सोना चांदी लुटाया, उनको दान दिया, उनका मुंह बंद किया कि कोई उसका विरोध ना करे। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारा सोना चांदी पहुंच गया, बहुत सारा रुपया धन दौलत पहुंच गई। और जब अतिरिक्त धन दौलत बाजार में उतर जाती है, लोगों के पास पैसा पहुंच जाता है, तो वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और खर्च करते हैं तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं। इस वजह से बाजार में कीमतें बढ़ रही थी। एक चीज तो ये थी, इसको वो नियंत्रित करना चाहता था। बोले कि अगर कीमतें बढ़ रही थी बढ़ने देते, क्यों नियंत्रित करना है। बस इसको एक और भी चीज है। दूसरी चीज है, कीमतें बढ़ रही हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें जो अमीर हैं, अमीरों ने, जिनके पास पैसा था, सारी चीजें थी, धन दौलत थी, उनकी कंडीशन थोड़ी सी अलग हो गई थी। अमीर अय्यासी कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसा था।
सारी चीजें थी, और इसीलिए उसके समय में षड्यंत्र भी हो रहे थे। तो इसको रोकना चाहता था, रोकना कि भाई अय्यासी ना करें, सारी चीजें ना करें, कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये लोग खरीद खरीद करके चीजों की महंगाई बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखना, महंगाई बढ़ा रहे हैं, मुनाफाखोरी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, जब ऐसी कंडीशन हो रही है तो कंडीशन ये हो रही है कि व्यापारी भी मुनाफाखोर होने लगे, मुनाफाखोर होने लगे। तो इसकी वजह से जनता परेशान है। जनता क्या है? परेशान है। इसकी वजह से जब मुनाफाखोरी बढ़ने लगेगी तो समझ लीजिएगा कि आम आदमी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई थी। तो एक तरफ जनता यहां पर कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसकी वजह से यहां पर अव्यवस्था फैली हुई थी। क्या थी? पूरे साम्राज्य में आर्थिक अव्यवस्था थी, आर्थिक अव्यवस्था फैली हुई थी। इसको वो नियंत्रित करना चाहता था, करना चाहता है। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण था? नहीं। एक राजा के लिए इससे ज्यादा जरूरी होता है उसकी अपनी नीति। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उसकी जो नीति थी वो कैसी थी? निरंकुशता की, निरंकुशता। उसकी नीति थी साम्राज्यवाद की, उसकी नीति थी आपके मंगोलों से सुरक्षा की, मंगोलों से सुरक्षा अपने राज्य की करनी है। ठीक है ना? और ऐसे में उसे एक बड़ी सेना चाहिए, बड़ी सेना चाहिए। अब कंडीशन ये आती है कि बड़ी सेना चाहिए तो उसको ज्यादा वेतन देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही तो वेतन देना पड़ेगा, जिससे कि उनका अपना जो जीवन है वो कम से कम व्यतीत होता रहे, उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी होती रहें। तो ऐसी कंडीशन में बड़ी सेना के लिए ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। वेतन क्यों? इसके लिए कि मूलभूत जरूरतों के लिए, मूलभूत जरूरतों हेतु तो ज्यादा वेतन देना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में महंगाई है और बड़ी सेना है तो डबल खर्च हो गया। अब बताइए ऐसी स्थिति में वो कैसे करे? कहां से लाए इतना पैसा? कैसे करे इतना पैसा? सोचना, क्योंकि एक तरफ वो राज्य का विस्तार कर रहा है, मंगोलों से सुरक्षा के लिए सेना भी चाहिए, विशाल साम्राज्य के लिए। दूसरा, उसके पास उसका साम्राज्य बढ़ रहा है, विस्तारित साम्राज्य है। क्या है? विस्तारित साम्राज्य। उसके लिए चाहिए उसको प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा मात्रा में, और प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए तो सेम यही कंडीशन चाहिए, ज्यादा वेतन ज्यादा खर्च। तो बताइए ऐसी कंडीशन में इन सारी चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? एक तरफ तो ये अव्यवस्था है और दूसरी तरफ ये सारी चीजें हैं। अगर वो यहां पर सोचना ज्यादा वेतन देता है, सारी चीजें करता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, इसका फर्क ये पड़ेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ रहा था, यानी कि राजस्व पर दबाव पड़ रहा था, दबाव था, यानी कि आर्थिक स्थिति पर उसका दबाव पड़ रहा है कुल मिलाकर के। और सुल्तान क्या चाहता है? सुल्तान चाहता है कि आर्थिक स्वायत्तता बनी रहे, वह आर्थिक बोझ से दबे नहीं। सुल्तान चाहता है आर्थिक स्वायत्तता, स्वायत्तता चाहता है, दबाव में आना नहीं चाहता कि वह राज्य को मजबूत करे या राज्य का विस्तार करे या अर्थव्यवस्था को, लोगों को बचाए। कैसे करे? इसीलिए उसने ये सब उपाय किए थे कि भाई कीमतें कम रखी जाएं। इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी, बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। इसी वजह से कीमतों को निर्धारित किया, अलग अलग बाजार निर्धारित किए, सब काम उसने किए थे इसी वजह से, जिससे कि कम पैसे में वह ज्यादा बड़ी सेना को
रख सके, कम पैसे में ज्यादा और योग्य प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर सके, अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर सके और उसके राज्य पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर, उसके राज को उस पर ज्यादा दबाव ना पड़े। इस वजह से उसने ये सब किया था। तो देखा जाए तो उसकी नीति बहुत अच्छी है उस समय के हिसाब से, उसके दृष्टिकोण के हिसाब से जो वो सोच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इसको लागू करने के लिए उसने क्या किया। तो उसके प्रावधान क्या थे? तो देखिए, प्रावधान के अंतर्गत उसने दो तरह की चीजें की, दो प्रकार। नंबर एक, पहला तो उसने बाजारों का स्तरीकरण किया, का स्तरीकरण, यानी कि अलग अलग बाजार बनाए, 3 बाजार बनाए, 3 बाजार। एक अनाज का बाजार बनाया, अनाज का गल्ला मंडी। दूसरा उसने सामान्य वस्तुओं का बाजार बनाया, सामान्य वस्तुएं, कपड़ा लत्ता, तमाम सारी चीजें जो हो सकती हैं वो। और तीसरा बनाया उसने पशु और गुलामों का, पशु और गुलामों का बाजार, ये उसने बनाया था। और सारे के सारी वस्तुओं का इस बाजार के स्तरीकरण के तहत उसने क्या किया, सभी वस्तुओं की कीमतें फिक्स कर दी गई। और इसके लिए दूसरा जो काम किया था, वो काम यह किया था कि उसने 7 आदेश जारी किए। कितने आदेश? 7 आदेश इन सब चीजों के लिए। पहला आदेश उसका यह है कि नंबर 1, सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण कर दिया, का मूल्य निर्धारण। ये रहा, चाहे सुई हो, चाहे हाथी, चाहे अनाज हो या कुछ भी, सारी की सारी वस्तुएं एक निश्चित कीमत पर ही बिकेंगी, इससे ज्यादा कीमत पर नहीं बिकेंगी। फिक्स हो गया, ठीक है, एक चीज। दूसरा उसने क्या किया कि उसने इन सब चीजों के लिए मंडियों के अधिकारी बनाए, मंडी अधिकारियों की नियुक्ति, जो इन सब को प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, देखभाल करेंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। ठीक। तीसरा, उसने इन सब चीजों की देखभाल करने के लिए कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो उसने गुप्तचर प्रणाली के लागू किया, गुप्तचर प्रणाली उसने लागू की कि भाई बिना गुप्तचर के ये काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये किया गया। चौथा जो कंसेप्ट था, सबसे बड़ी चीज थी उसको अनाज की, क्योंकि इंसान बाकी अन्य चीजों के बिना रह सकता है, लेकिन खाने के बिना कैसे रहेगा, खाने के बिना कैसे रहेगा। तो इसमें एक चीज और भी की थी कि जो आपकी कालाबाजारी करेगा, कालाबाजारी के लिए उसने दंड का प्रावधान रखा कि उसको कठोर दंड मिलेगा कालाबाजारी करने वाले को। पांचवा है कि दोआब के क्षेत्र में जो कर है, यानी कि जो राजस्व है, राजस्व वो अनाज में होगा, अनाज में, ठीक है ना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, अनाज, छठा, ये सभी अनाज आपके परिवहन के माध्यम से, परिवहन व्यवस्था के द्वारा दिल्ली लाया जाएगा, जहां उसकी राजधानी है, सारी चीजें हैं, राजधानी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज, 7वां पॉइंट हम कह सकते हैं कि अनाज की खरीदारी सरकारी कर्मचारी करेंगे, सरकारी अधिकारी करेंगे। तो ये सभी की सभी कंडीशन आपके 7 आदेशों की थी कुल मिलाकर के। तो ये उसने 7 आदेश जारी किए, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग भी थी। जैसे देखिए, पहली चीज ये थी कि जो विदेशी व्यापारी हैं, विदेशी व्यापारी को जो घाटा होगा, घाटा वो सुल्तान पूरा करेगा। ये अलग से है, क्योंकि विदेशी व्यापारी विदेश से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, महंगा खरीद के लाए, तो बताइए अब यहां पर सस्ता कैसे दे दे, तो उसको घाटा हो गया। तो वो जो घाटा होगा उसको सुल्तान भरपाई करेगा,
इसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा कीमत पर नहीं बिकेगा, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें एक और भी है, वो ये है कि इसके तहत ध्यान रखिए, ये सारे जो प्रावधान किए गए हैं इसमें, उसमें आपके जो अधिकारी हैं, अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी बनाया गया, सबसे बड़ा सभी बाजारों का, वो है दीवानी रियासत। ये रहा सबसे बड़ा। और प्रत्येक मंडी के लिए एक अलग अधिकारी बनाया गया, सहनाए मंडी, सहनाए मंडी ये बनाया गया। यानी कि दीवानी रियासत पूरे बाजार को देखेगा और अलग अलग जो बाजार हैं प्रत्येक के लिए आपका कौन होगा, सहनाए मंडी। और अनाज के लिए बनाया गया था मलिक कबूल। इस तरीके से मलिक कबूल को इसका नियुक्त किया गया था कुल मिलाकर के। और सबसे बड़ी चीज, इसके अलावा गुप्तचर तो उसने नियुक्त कर ही दिए, पुलिस प्रशासन नियुक्त कर दी, और दंड का प्रावधान तो उसने देखिए कालाबाजारी के लिए कर ही दिया। सारी चीजें हो गई। एक चीज इसमें और भी थी, अच्छी नस्ल के घोड़े, अच्छी नस्ल के घोड़े केवल सुल्तान के लिए होंगे, सुल्तान हेतु, वो बाजार में नहीं बिकेंगे। अच्छे घोड़े केवल सुल्तान के लिए, उसकी शाही सेना के लिए होंगे, उसको बाजार में कोई भी नहीं खरीद सकता है। ये सारी चीजें हैं, ये सब कुछ किया गया। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे उसके प्रावधान थे। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या उसने किया था। अब बात आती है इसके बाद कि इसके परिणाम क्या हुए। उससे पहले मैं कुछ चीजें और मैं बात करना चाह रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा। देखिए, इसको लेकर के विद्वानों में एक विवाद है, विद्वानों में एक चर्चा हुई तो उसमें एक वर्ग कहता है, एक वर्ग, कि यह योजना, यह नीति संपूर्ण राज्य में लागू की गई, राज्य में लागू की गई थी, ठीक है ना। एक वर्ग कहता है। तो वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि यह नीति केवल दिल्ली के आसपास लागू की गई। तो इसको लेकर के एक मतभेद की कंडीशन बनी हुई है कि इसे केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू किया गया, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं कि इसे सामान्य तौर पर कहा जाए तो यह कह सकते हैं कि मूलतः यह नगरों तक सीमित थी, गांव में सीमित नहीं थी, क्योंकि गांव में मूल्यों का निर्धारण संभव नहीं था, क्योंकि बाजार तो शहरों में ही होते हैं, है कि नहीं। मूलतः इसको लागू किया गया जहां पर सेना रहती है, सैन्य छावनी वाले, सैन्य छावनी के क्षेत्रों तक सीमित थी, क्योंकि सेना के लिए ही किया था इसने। आम जनता तो बस एक कहने का उद्देश्य भरता, लेकिन वास्तविक कंसेप्ट था सेना के लिए। तीसरा, इसका मतलब है इसकी दिल्ली यानी कि राजधानी क्षेत्र मुख्य था, राजधानी क्षेत्र क्या था, इसका मुख्य क्षेत्र था जहां पर यह लागू किया गया कुल मिलाकर के, ठीक है ना। ये सारी चीजें हुई थी। बात आती है इसके परिणामों को लेकर के कि क्या इसके परिणाम वो मिले जिसके लिए इसको लागू किया गया था। तो परिणामों की चर्चा की जाए तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, खुसरो ने जो कहा, खुसरो ने कहा कि इसका लाभ सभी जनता को मिला, यह अमीर खुसरो ने कहा। लेकिन इसका हकीकत में, लेकिन इसका हमारे पास प्रमाण नहीं है। क्या है, इसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जब नगदी में न लेकर के अनाज में सारा अनाज लेके चले आओगे तो गांव के लोगों की स्थिति क्या होगी। और ऊपर से इसने लगान बढ़ा रखा है, ठीक है ना।
ध्यान रखना। इसके माध्यम से, इसके अलावा इसकी बात की जाए तो एक चीज और ध्यान रखिए, इसके माध्यम से इसने बड़ी सेना और प्रशासनिक वर्ग का गठन किया, ये इसमें कोई शक नहीं। साथ के साथ इसने साम्राज्यवाद को लागू किया, सुरक्षा की, मंगोलों से सुरक्षा की, इसमें कोई शक नहीं। इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। तो ये इसके पॉजिटिव, इसके परिणाम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर इसके नेगेटिव परिणाम की बात कहें तो क्या होंगे, नकारात्मक परिणाम? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें इसका लाभ, तो इस पूरे का लाभ जनता को लाभ नहीं मिला। कहने के लिए जनता के लिए लागू की गई, लेकिन जनता का इसका लाभ नहीं मिला, आम जनता को। क्यों? क्योंकि किसानों का बड़ा शोषण हुआ, बढ़ा, किसानों का अत्यधिक शोषण, क्योंकि उनसे ज्यादा से ज्यादा लगान लेने की इन्होंने कोशिश की, इसलिए। ओके, ये सारी चीजें की गई। इसके अलावा और क्या नुकसान हुआ? कृषि का पतन, उद्योगों का पतन, व्यापार का पतन। अब कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि देखिए, कृषि का पतन इसलिए कि किसानों के पास कुछ बचा नहीं, उद्योगों का पतन और व्यापार का पतन इसलिए क्योंकि लाभ की जो प्रेरणा है वो समाप्त हो गई। लाभ की प्रेरणा क्या हो गई? समाप्त। क्योंकि अगर व्यापारी को, उद्योग को, मजदूर को, श्रमिक को हर साल उसकी कीमत थोड़ा सा प्रॉफिट ना मिले तो वो कोई काम क्यों करेगा? ये एक बहुत बड़ा रीजन है। मेरी तनख्वाह ना बढ़े, मैं हर साल उतने पे ही काम करूं लेकिन कुछ मिले नहीं, तो मैं काम करना पसंद करूंगा? वो लेकिन नहीं। ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना। तीसरा सबसे बड़ा चीज है, यह कठोर नीति थी। कैसी थी? कठोर नीति थी, अत्यधिक कठोर और केंद्रीकृत है। इसने क्या किया? बाजार की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। बाजार तो भैया देखिए मुक्त होना चाहिए, जैसे डिमांड वैसी सप्लाई उसके अनुसार होनी चाहिए, तब तो ठीक है। नियंत्रित बाजार कभी भी विकसित नहीं होता। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चौथी इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि तात्कालिक लाभ पर बल दिया गया, लेकिन इसका दीर्घकालिक परिणाम नहीं सोचा गया, क्योंकि बाद के लिए यह व्यवस्था बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि बाद के लिए इस व्यवस्था से आपके देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि यह दीर्घकालिक नहीं है और इसका लाभ केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्र तक है, पूरे देश को नहीं है। व्यापारी घाटे में है, उद्योगपति घाटे में है, श्रमिक घाटे में है, शिल्पी घाटे में है, कृषक घाटे में है। बस आपने अपना तात्कालिक लाभ देखा कि सेना और अधिकारी को सस्ते में सामान मिल जाए, बाकी सब डूब गए। तो जब तक अलाउद्दीन खिलजी रहा तब तक यह व्यवस्था चलती रही, और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी खत्म हुआ यह व्यवस्था खत्म हो गई। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में क्या इसे आर्थिक विशेषज्ञ कह सकते हैं? क्या यह आर्थिक विशेषज्ञ था? आर्थिक विशेषज्ञ था। तो इसके दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो ध्यान रखिएगा, तात्कालिक दृष्टिकोण से यह विशेषज्ञ है, क्योंकि ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया। विशेषज्ञ है क्योंकि उसने अपने समय की, उस समय की समस्याओं का समाधान कर लिया था। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, दीर्घकालिक
दृष्टिकोण से ये लगता है कि नहीं, विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि इसकी नीति गलत थी। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इसमें सभी का पतन हुआ। तात्कालिक लाभ आपने ले लिया, लेकिन दीर्घकालिक इसका पतन हो गया। अगर आप सही मायने में विशेषज्ञ होते तो आप वर्तमान को भी देखते और भविष्य को भी देखते। वो सुल्तान था, और इसका मतलब है उसकी जो नीति है, हकीकत में उसकी नीति देखने के लिए आर्थिक थी, लेकिन वास्तविक उद्देश्य उसका राजनीतिक है। यानी कि देखा जाए तो उसका जो मूल कंसेप्ट था, वो देखने के लिए, उसकी नीति देखने के लिए आर्थिक थी, लेकिन हकीकत में उसका जो मूल था वो राजनीतिक था। क्या था? राजनीतिक। यानी कि राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित थी। एक तरीके से ये उसका राजनीतिक हथियार था। इस दृष्टिकोण से कहें तो वो आर्थिक विशेषज्ञ पूरी तरह से नहीं था, क्योंकि उसने अर्थव्यवस्था का केवल इस्तेमाल किया अपने लिए। इज इट ओके? क्लियर? तो अब आप देख लीजिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन को देखें तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारियों को लाभ बढ़ाना? बोले नहीं। धार्मिक नियंत्रण बढ़ाना? बोले नहीं। सेना और जनता को सस्ते दर में वस्तुएं उपलब्ध कराना? यस। विदेश व्यापार को प्रोत्साहन देना? नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सी। और इसी प्रकार से आप मुख्य परीक्षा का प्रश्न देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मात्र आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि उसकी राजनीति का एक अंग थी। विवेचना कीजिए, और इस आधार पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि उसकी बाजार नियंत्रण नीति मात्र आर्थिक नहीं, सुधार नहीं थी, बल्कि उसकी राजनीतिक नीति का एक अंग था। इसलिए वह एक स्पेशलिस्ट इकोनॉमिस्ट नहीं था, एक आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञ था, जिसने अपनी राजनीति के लिए अर्थव्यवस्था को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस मामले में वो इंटेलिजेंट था और वो कर ले गया था। तो ये है इसके कंसेप्ट। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इतिहास वैकल्पिक विषय को पढ़ना, तो फटाफट मेरे साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 तारीख तक इस बैच में एडमिशन की संभावना है। तो 14,999 रुपए में ये बैच आप ले सकते हैं MK लाइव कोड के साथ, मेरे साथ, मनोज कुमार के साथ। बाकी यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन कोई भी कोर्स SIP या फाउंडेशन या हिस्ट्री ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको आप देख ले सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।